अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 2, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों अभी इसी तरह ही खड़े हुए थे जब फरासम ने गला खनखारते हुए इनको अपनी तरफ मतवज्जा किया था। क्या बात है भाई, बी अम्मा से ही मिलते रहोगे या फिर हमें भी अपने गले लगाने का मौका दोगे? लो छोटे, तुम भी आ जाओ। हरमज़ान इसके शिकायती अंदाज को देखते हुए अपने बाजों को नीमवा करते हुए बोला था। फराज़म इस घर का सबसे छोटा और शरारती बच्चा था, जिसके दम से इस हमदानी मेंशन की रौनकें बहाल थीं। हरमज़ान का तो ये फिर भी ये सबसे बड़ा भाई होने के नाते लिहाज कर जाता। कुछ हरमज़ान के रोबा दबदबा का असर था, जिसकी वजह से वह बहुत कम ही हरमज़ान से उलझता था। लेकिन अपने बड़े भाई शहराम से इसका पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा था। शहराम बड़ा भाई है तुम्हारा, इसका थोड़ा अदब लिहाज किया करो। इसे आप कहकर इज्जत एहतराम से पेश आया करो। दिलावर हमदानी बातों ही बातों में इसको कई मर्तबा तंबिया कर चुके थे, पर मजाल है इसके सर पर कोई जूं रेंगती हो। वो इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया करता था, क्योंकि इस मामले में भी इसका अपना ही एक अलग फ़लसफ़ा था। इसका मानना था कि इज़्ज़त भी उसी बंदे को दी जाती है जो इज़्ज़त के मयार पर पूरा उतरता हो। पर अब बाबा हुज़ूर, मुआफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र से शहराम इज़्ज़त के इस मयार पर पूरा नहीं उतरता, नहीं तो मैं ज़रूर इनको इज़्ज़त से आप जनाब कहकर मुखातिब किया करता। वो ढीठों की तरह बेशर्मी का आला मुजाहरा करते हुए इनको जवाब देता था, जिस पर वो सिर्फ तासुब से शहराम की तरफ देखते रह जाते थे, क्योंकि फराज़म को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ इसका अपना ही था। हुआ कुछ यूँ था कि जब फराज़म एंटर कर रहा था तो इसने फराज़म को पढ़ाई में अदम दिलचस्पी देखते हुए इसको स्पोर्ट्स बाइक लेकर देने का लालच दिया था। जब इम्तिहान में इसने आला नंबर हासिल कर लिए तो इसने अपने बाबा से ये कहकर इसको स्पोर्ट्स बाइक लेकर देने से मना कर दिया कि अभी फरासम बच्चा है, इसको क्या ज़रूरत है स्पोर्ट्स बाइक की, और आप इसकी हरकतों से तो वाकिफ़ ही हैं। मेरा मशवरा है आप फरासम को बाइक लेकर ना दें। बस फिर उस दिन के बाद से लेकर अब तक फरासम इसको आड़े हाथों लेता था और इसको तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। पर शुमई किस्मत शहराम का ये लारा इसके लिए आगे चलकर वह बाले जान बन जाएगा, इसे इस बात का अंदाज़ा न था। अगर होता तो यकीनन कभी भी फराज़म जैसे बंदे से टक्कर न लेता। हरमज़ान भाई, चलें अंदर, आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम लाहौरी अपने मेहमानों की कैसे ख़तर मदारत करते हैं। फराज़म मेरा हर्म्स मेहमान थोड़ी है ना, वो तो इस घर का ही बच्चा है। वो अंदर की तरफ बढ़ते एक अदा से बोला था, पर शायद भी अम्मा को इसका इस तरह से कहना नामुनासिब लगा था, इसलिए फ़ौरन टोकते हुए बोली थी, भी अम्मा अभी बच्चा ही तो है, उम्र ही कितनी है इसकी। वो इसके प्यार से बाल बखेरते हुए बोला, बच्चा नहीं रहा, अब ये दिन ब दिन अपने जैसे आवारा दोस्तों की संगत में रहकर बिगड़ता ही जा रहा है। वो फराज़म की तरफदारी करने की वजह से थोड़ा सरजंश करने वाले अंदाज में गोया हुई थी। वो इनके साथ थोड़ी देर गपशप करने के बाद फ्रेश होने की गर्ज से इनसे मौजरत करता अपने रूम में चला गया था। इसका कमरा दूसरी मंजिल पर बने कमरों में सबसे आखिर में था। इसका कमरा बाकी सब कमरों से अलग थलग और मुनफरिद था, क्योंकि इसके कमरे में दाखिल होते ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो नीचे की तरफ जीना तय करती हुई एक वसी और अरीज कमरे की तरफ जाती थी। इसकी रिहाइश भी इसी कमरे में ही थी। इस कमरे का एक दरवाज़ा नीचे टीवी लाउंज की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा दरवाज़ा पीछे बने स्विमिंग पूल की तरफ खुलता था। इस कमरे की यही एक खूबी इसको बाकी कमरों से मुमताज़ बनाती थी। जान, तुम आ गई, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? आप नहीं आई थी तो कैसा गुजरना था मेरा दिन? बोरिंग ही बोरिंग ना। सानिया के पूछने पर वो अपना एक लब काटते हुए गोया हुई थी। जान, ऐसे नहीं कहते हैं। मैं कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए घर पर बैठ गई थी जो तुम ऐसे कह रही हो। कल हम इंशाल्लाह दोनों बहनें इकट्ठे यूनी जाएंगी, और वैसे भी यूनी में मेरा इस सेमेस्टर के बाद एक आखिरी सेमेस्टर रह जाएगा, तो आगे चलकर तुम्हें फिर अकेले ही यूनी जाना पड़ेगा। तो मेरी क्यूटू सी बहन, अभी से ही ये आदत डालोगी तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर मेरे बगैर रहने की आदत तुम्हारे खुद के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे।
وہ ہاتھ بڑھاکر اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرواتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ جانیہ کی سعادت سے اس کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی یا تو کھانا پینا چھوڑ دیتی یا پھر اسی طرح اپنے لبوں پر ظلم کرنے لگ جاتی تھی۔ اب بھی وہ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، کیونکہ آنے والا وقت ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے، ان دونوں میں سے اس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ کھانا کھایا کیا تم نے؟ ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آؤ، تب تک میں تمہارے لیے کھانا منگواتی ہوں۔ ثانیہ کے پوچھنے پر اس نے نام میں سر ہلایا تھا، جس پر وہ ایک گہرا سانس بھرتی اس کے لیے کھانا لانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ ملازمہ کو کھانا گرم کر کے کمرے میں لانے کا کہہ کر جب روم میں آئی تو جانیہ اپنے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ ثانیہ اپیا، آپ نے بتایا نہیں آج کون سے مہمان آئے تھے؟ وہ ڈرائر کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، مہمان نہیں تھے جان ڈیئر، بس بابا سے ملنے ان کے کوئی بہت پرانے دوست آئے تھے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی بات، میں نے بابا کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ آج خوش دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے دوست نے آج رات کی تقریب میں ہم سب کو مدعو بھی کیا ہے۔ تو اس لیے جلدی سے کھانا کھا کر جو کام رہ گئے ہیں وہ کر لینا، کیونکہ ہم نے 9 بجے یہاں سے نکل جانا ہے۔ ثانیہ اس کو گزرے دن کی رودا سناتے ہوئے بولی۔ ثانیہ اپیا، پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اپیا، آپ تو جانتی ہیں ایسے فنکشن میرے لیے تفریح کا باعث ہوتے ہیں۔ اپیا، میں ابھی سے ہی اپنے سارے کام مکمل کر لیتی ہوں تاکہ بعد میں آرام سے تیار ہو کر فنکشن اٹینڈ کر سکوں۔ وہ ثانیہ کی باتوں کو سنتی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لے آئی تھی اور وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ ثانیہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، لیکن پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور ڈریسنگ روم کے بائیں جانب بنی الماری کے لاکر سے کچھ چیزیں نکال کر دیکھنے لگا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر لاکر میں پڑی ایک تصویر پر پڑی، جس کو دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ پل بھر میں ختم ہوئی اور تصویر کو بے دردی سے لاکر میں پھینکتے اس نے لاکر کو بند کیا تھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ باہر آیا تو اس کا سب سے پہلے سامنا بی اماں سے ہوا تھا، جو اسے ملنے اسی کی طرف آ رہی تھیں۔ ہرمز، میرا بیٹا، سالگرہ کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ خدا تمہیں ایسے ڈھیروں دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ بی اماں اسے خلوص دل سے دعائیں دیتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ بی اماں، کیا یہ ساری تیاریاں میری سالگرہ کی خوشی میں کی گئی تھی اور اس تقریب کا اہتمام کیا گیا؟ وہ بدلے میں حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیوں ہرمزان بیٹا، تمہیں اپنی بی اماں کی محبت پر کوئی شک ہے؟ بی اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں کر شک کروں گا؟ آپ کی محبت پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ ہرمزان بی اماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے تڑپ کر بولا تھا۔ بی اماں، یہ آپ کی محبت ہی تو ہے جو آپ میری زندگی کا اتنا اہم دن نہیں بھولیں، بلکہ اس دن کو میرے لیے یادگار بنانے کے لیے اتنی تیاریاں کی اور سب سے بڑھ کر مینشن میں شاندار فنکشن رکھا۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کو عزت، محبت اور مان بخش رہا تھا۔ اپنے لاڈلے کے یہی انداز تو ان کو بے حد پسند تھے۔ اسے رشتوں کی قدر تھی اور سب سے بڑھ کر کہ وہ رشتوں کو مان اور عزت دینا جانتا تھا۔ بی اماں، آپ کے مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو ان کو مزید انتظار کروانے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اب نیچے چلتے ہیں۔ وہ یوں ہی ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کو نیچے لے کر چلا گیا۔ اپیا، آپ نے میرے گولڈن سٹون کے ایئر رنگ دیکھے کیا؟ جانیہ جیولری کی تقریباً تمام ڈبوں کو کھنگال چکی تھی، پر مجال ہے اس کو اس کی پسند کے کوئی ایئر رنگ ملے ہوں۔ آخر کار وہ تنگ آ کر ثانیہ سے پوچھنے لگی تھی کہ شاید اسے ان گولڈن سٹون والے ایئر رنگ کا کچھ اتا پتا ہو۔ جان یار، ادھر ہی دیکھو، مل جائیں گے، کہاں جانے ہیں؟ ثانیہ نے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے مصروفیت بھرے انداز میں جواب دیا تھا۔ میری تیاری تو مکمل ہو گئی جان، اب تم ہی بس رہ گئی ہو۔ یار، اتنے سارے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اٹھا کر پہن لو۔ ثانیہ سامنے پڑی جیولری میں سے ایئر رنگز کا ایک جوڑا اٹھاتے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کوئی اور نہیں پہننے، مجھے بس وہی پہننے ہیں۔ جان، تم نہ سدھر جاؤ، یوں بے وجہ کی ضد نہ کیا کرو۔ مما آنے ہی والی ہوں گی اور تم جانتی ہو
तुम्हें ऐसे देखकर मम्मा कितना बोलेंगी। वो इसकी जिद को देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। ठीक है फिर अपिया, ऐसे ही चलते हैं, वो उठते हुए बोली थी। सानिया ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले ही थे कि लेकिन फिर इसको उठते देखकर वो भी इसके साथ बाहर निकल गई। तुम दोनों तैयार हो गई? जी मम्मा, चले, हम तैयार हैं, मलिहा बेगम के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था। जानिया और सानिया ने हम रंग स्या रंग के सूट जेबतन किए हुए थे और ऊपर से इनकी खिलती रंगत इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सानिया गले में नफीस सा सफ़ेद रंग के डायमंड नेकलेस पहने हुए थी और इसी के मुशाहबा कानों में आवेज़े पहने, बालों का जोड़ा बनाए और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी। जबकि जानिया ने ज्वेलरी के नाम पर गले में एक गोल्ड का लॉकेट पहना हुआ था, होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों को केचर में मुकीद किए और आंखों में काजल लगाए वो दोनों बहनें नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मलिहा बेगम ने इनको देखते बेख्तियार माशाल्लाह कहा था और मलिहा बेगम की पैरवी करते इनके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। हरमजान भी अम्मा को लेकर नीचे आया तो काफ़ी मेहमान आ चुके थे। इन मेहमानों में ज़्यादातर इनके बिजनेस पार्टनर और इनके अहले अयाल थे जिनको भी अम्मा ने अपने लाडले के अहम दिन पर मदऊ किया था। इसको नीचे आते देखकर कई वल्हाना नज़रों ने इसका इस्तकबाल किया था। वो ऐसा ही था, जहाँ जाता अपनी रौब शख्सियत के ज़रिए असर सबको घायल कर देता था। फरासम और शहराम ने आगे बढ़कर इसको सालगिरह की मुबारकबाद दी थी, जबकि शहराम के गले मिलने पर इसने इसकी तरफ खुफकी से देखा था, गोया वह इस सबसे चीज़ों से इसे बाखबर रखने के नाराज़गी का इजहार कर रहा हो, जिस पर सिर्फ वो अपना सर खुजाकर रह गया और फिर इसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते इसको बढ़कर गले से लगाया था। वो सब मेहमानों से मिलता और इनके सवालों के जवाबात देता काफ़ी हद तक उकता गया था, इसलिए भी अम्मा से कॉल करने का बहाना करते वो वहाँ से फरार हो गया था। इनकी गाड़ी हमदानी मेंशन के उसी और इस लॉन से गुजरती हुई पार्किंग एरिया में रुकी थी। वो चारों जब हमदानी मेंशन के अंदरूनी हिस्से से गुजर रहे थे तो भी अम्मा इनको दूर से देखती इनकी तरफ आई थी। कैसी हो मलिहा बेटा? उन्होंने मलिहा बेगम का हाल अहवाल पूछते मलिहा बेगम को अपने गले से लगाया था। वो एक ही शहर में रहते थे, पर ये गुज़िश्ता माह साल इनके दरमियान काफ़ी दूरियां लेकर आए थे, या फिर ये कह लें कि ज़िंदगी की दौड़ धूप में इनको बहुत कम मौके मैसर हुए थे इकट्ठे होने के। लेकिन आज एक अरसे बाद मेहरान हमदानी की मेहरबानी से ये आज सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। बी अम्मा ने आगे बढ़कर सानिया और जानिया को भी अपने गले से लगाया था और इनसे इनका हाल अहवाल पूछा था। वो दोनों बहनें अपनी माँ और बी अम्मा को बातों में मगन देकर इनसे मुआज़रत करती वहां से चली गई थी। अपिया, आप मुझे इधर क्यों लेकर आई हैं? जान, मेरे मोबाइल पर बार बार मेरी क्लास फेलो की कॉल आ रही थी तो शोर की वजह से यहाँ तुम्हें बाहर लेकर आ गई। सानिया जो अपने मोबाइल पर बार बार आने वाली रिंग कॉल को उठाने की गर्ज से इसको बाहर लेकर आई थी, इसके सवाल का जवाब देते हुए बोली थी। तुम ज़रा इधर रुको, मैं इससे बात करके आती हूँ। ओके अपिया, आप बात कर लें, मैं तब तक यहाँ की खूबसूरती को एक नज़र देख लूँ। वो लॉन में बने इर्द गिर्द खूबसूरत नज़ारों और पौधों पर निगाह दौड़ाते भूली थी, जबकि सानिया अपने मोबाइल को कान से लगाते हुए हेलो करती लॉन की दूसरी जानिब बढ़ गई थी। जानिया को लॉन की खूबसूरती ने अपनी तरफ काफ़ी मुतवज्जा किया था। इस लॉन में लगे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और आला नस्ल के पौधे, गुलाब और चमेली के फूलों से उठती दिलफरेब खुशबुएं लॉन के माहौल को काफ़ी सहर अंगेज बना रही थी। वो इस लॉन की खूबसूरती के सहर में जकड़ी हुई थी जब इसकी यकायक नज़र छुई मुई के पौधों पर पड़ी थी। इसके बचपन ही से ये पौधे इसकी पसंदीदा फहरिस्त में हमेशा अव्वल रहे थे। वो इनको देखकर खिल उठी थी, क्योंकि जानिया को इसके पत्तों का छूने से खिलना और फिर बंद हो जाना काफ़ी मज़ा देता था। इसलिए वो जब भी इन पौधों को देखती, हाथ लगाकर इस पौधे के पत्तों के खिलने और बंद हो जाने के मंजर को काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होकर देखा करती थी। वो इनको छूने की ख्वाहिश को लिए इनका शर्मा कर खिलना और बंद होना देखना चाहती थी। अभी वो अपनी सोचों को अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ी ही थी जब इसे अपने अकब से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही थी? रमज़ान जो पुल की तरफ खड़ा था, इसकी हरकतों सकनात को काफ़ी देर तक मुलाहाजा करने के बाद इसकी तरफ चला आया था। वो दूर से बस यही अंदाज़ा लगा पाया था कि इस लड़की का शायद लॉन में कुछ गुम हो गया था, जो वो वहाँ की इधर उधर के चक्कर काटते हुए ढूंढने में मसरूफ़ थी। नहीं तो वो मैं यहाँ। अपने अकब से आती आवाज़ सुनकर वो एकदम घबराकर पीछे पलटी थी, लेकिन अपने सामने एक खूबरू लड़के को इसने सरासमगी निगाहों से देखा था और हकलाते हुए गोया हुई थी।
وہ میں یہاں کیا؟ وہ اس کے یوں گھبرانے پر چوٹ کرتا گویا ہوا تھا۔ وہ میں یہاں ہاں، وہ میرے کان کی بالی یہاں کہیں گر کر کھو گئی تھی جس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ جانیہ اس کو اپنی طرف بڑھتا دے کر پل بھر کے لیے گھبرا گئی تھی، لیکن پھر اپنی پرانی جون میں لوٹتے اپنے لہجے کو دبنگ بناتے گویا ہوئی تھی۔ سیریسلی؟ اس ہونٹوں کو اوپر اٹھائے نہ سمجھی کا اظہار کیا تھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے کان کی بالی گم ہوئی ہے، رائٹ نا؟ تو پھر تمہارے دوسرے کان کی بالی کدھر ہے؟ تمہارے تو دونوں کان ہی سنے ہیں۔ وہ اس کے سنے کانوں کو دیکھتے اس کے سفید جھوٹ پر چوٹ کرتا بولا تھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں چور ہوں کیا؟ وہ اس کی دو بدو جواب کو سنتی پل بھر میں لاجواب ہوئی تھی، لیکن اسے اپنی ہار کہاں منظور تھی، وہ بھی جب مقابل کوئی غیر ہو۔ اسی لیے پھر اپنے لہجے کو مستقیم بناتے ہوئے بولی، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ تم چور ہو۔ کیا میں نے ایسا کچھ کہا یا پھر تمہیں میرا چور کہنا سنائی دیا ہو؟ یہ چور لفظ تم نے خود سے ہی فرض کیا، اور اب اپنے آپ کو چور بھی تم خود ہی کہہ رہی ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ وہ اس کی بات کا تنزیہ جواب دے کر اس کو تپا کیا تھا، اسی لیے وہ اپنی دونوں آنکھوں کو چھوٹا کیے باقاعدہ لڑاکا انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے لڑاکا تیوروں کو دیکھتے بے اختیار مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے جانیہ کا دل پل بھر کے لیے ڈوبا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیے، راستہ دیں، مجھے جانا ہے۔ اپنی بہن ثانیہ کا اس طرف آتے دیکھ کر وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ مس صفائے، یہ بات تو کنفرم کہتی جائیں کہ آپ چور ہیں کہ نہیں؟ وہ اس کے یوں دم دبا کر بھاگنے پر چوٹ کرتے بولا، جبکہ جانیہ اس سے بعد میں نپٹنے کا دل میں تہیا کرتی اس کی دوسری جانب سے گزر گئی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اس لڑکی کے بات کرنے کے انداز، چہرے کے اتار چڑھاؤ اور سب سے بڑھ کر اس کے پر اعتماد رویے نے اس کو بہت متاثر کیا تھا۔ ورنہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ضرور کوئی مہمان ہوگی، کیونکہ ہمدانی مینشن میں بغیر جان پہچان کے داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ پر اسے اس لڑکی کا لان میں ادھر ادھر ٹہلنا غیر مناسب لگا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے شاید اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، وہ اس طرف چلا آیا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کھانے کا انتظام بڑے وسیع پیمانے پر کیا گیا تھا، جس میں ہر قسم کے انواع قسم کے پکوان تھے۔ بی اماں، اب ہمیں اجازت دیں۔ ملیحہ بیگم نے کھانے سے فارغ ہوتے ہی ان سے اجازت لینا چاہی تھی۔ ملیحہ بیگم، میں جانتی ہوں یہ گزشتہ ماہ سال ہمارے درمیان کافی دوریاں لے کر آئے ہیں، اس لیے ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود رابطے قائم نہیں رہ پائے، پر ملیحہ بیگم اب کی بات اور ہے، چکر لگاتی رہا کرو اور کوشش کرنا یہ دوریاں ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ بلا وجہ کی دوریاں رشتوں میں فاصلوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ بھی اماں ان کو رشتوں کی نزاکت و اہمیت کو سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ بھی اماں، آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ ملیحہ بیگم ان کی باتوں سے اتفاق کرتے گویا ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، کیونکہ ثانیہ نے بہت جلد میرے ہرمزان کی دلہن بن کر اسی گھر میں ہی آنا ہے، تو اچھا ہے نا یہ ہمارے ساتھ تھوڑا گھل مل جائے تاکہ اس کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھی اماں آگے بڑھ کر ثانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی تھی، جس پر ثانیہ نے شرم سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ ان سے تھوڑی دیر مزید گفت و شنید کرنے کے بعد اس یادگار تقریب کو خیر باد کہتے ہمدانی مینشن سے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کو گھر آتے رات کا 1 بج گیا تھا۔ ثانیہ تو آتے ہی جیولری اور کپڑے تبدیل کر کے شب خوابی کا لباس پہن کر سو گئی تھی، جبکہ کاہلی کی ماری جانیہ نے اتنی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ اپنے روم میں آتے ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے لیٹی ہوئی تھی جب اس کے خیالوں کے جھروکوں میں اس لڑکے کی خوبصورت مسکراہٹ کی شبح لہرائی تھی، لیکن پھر اپنے خیالات پر لعنت بھیجتے یوں ہی لیٹے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ کو بند کرتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ رات دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے ان دونوں کی آنکھ صبح ملیحہ بیگم کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ وہ جب تیار ہو کر نیچے آئیں تو زبیر خان ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ ملیحہ بیگم ان کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم۔ صبح خیر بابا جانی۔ وہ دونوں کرسی گھسیٹ کر ان کو سلام کرتے بیٹھ گئی تھیں۔ تم دونوں آرام سے ناشتہ کرو۔ ملیحہ بیگم ان کی تیزی کو دیکھتے ٹوکتے ہوئے گویا ہوئی تھیں۔ ماما، میرا ہو گیا، جانیہ نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کو اٹھتے دیکھ ثانیہ نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ وہ دونوں ان کے گلے سے ملتی اور ان سے پیار لیتی یونی کے لیے ہڑبڑا کر نکل گئی تھیں۔
वो सुबह जल्द ही उठ गया था और जॉगिंग करने के बाद वो अपना लैपटॉप गोद में रखे काम करने में मसरूफ था जब भी अम्मा इसके कमरे में आई थी। हर रमजान बेटा, रात को तुम जल्द ही अपने रूम में चले गए थे। मैंने भी फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया था कि शायद तुम सफ़र करके आए थे तो थक गए होगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी ना? वो अपने लहजे में इसके लिए परेशानी और फिक्रमंदी समय इस्तफसार कर रही थी। भी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस थकावट हो गई थी जिसकी वजह से मैं आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया था, और तो कोई बात नहीं। आप बेफिक्र रहें। हरमज़ा ने इनको अपने लिए फ़िक्रमंद देकर इनको पुरसकून करने के लिए अपने लहजे को हशाश बशाश बनाते जवाब दिया था। और हाँ, ये काम वाम बाद में करना, पहले नीचे आकर नाश्ता कर लो, और ये काम वाम तो बाद में भी होते रहेंगे। भी अम्मा अपने यहाँ आने के सबब को याद करते गोया हुई थी। वो अपने काम को करने का इरादा मुलतवी करता खाना खाने के लिए इनके साथ नीचे चला गया था। भी अम्मा ने इसके लिए आला उम्दा किस्म के पकवान तैयार करवाए थे। वो दिलजमी से नाश्ता कर रहा था जब फराजन भी इनको सलाम कहता साथ आकर बैठ गया था। हाँ मजान भाई, बड़े पापा कह रहे थे जब आप फारिग हो जाएं तो इनसे मिल लें। फराजन जूस का गिलास उठाते हुए इसे बड़े पापा का पैगाम देते इतलाई अंदाज में गोया हुआ था। खैरियत, कोई ख़ास काम? मैं क्या जानूं, ये तो बड़े पापा को मालूम होगा। फराजन ने इसके सवाल पर मासूम बनते बदले में सवालिया अंदाज अपनाया था, जबकि रमज़ान ने इसकी बात को सुनते हंकारा भरा था और नाश्ता करने के बाद मेहरान हमदानी से मिलने की गर्ज से इनके कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। वो दोनों गाड़ी में बैठी थी जब जानिया ने इसका कोहनी से ठहोका मारा था। क्या है, क्यों सुबह ही सुबह शुरू हो गई हो? सानिया अपने बाजू को दबाते हुए पूछा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हें क्या नहीं बताया था? वो ना समझी के अंदाज में गोया हुई थी। यही कि मेहरान अंकल क्यों हमारे घर आए थे, और तो और ये भी नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी इस गुब्बारे से बहुत जल्द शादी होने वाली है। जानिया सदमे की कैफियत से गोया होते इसको शिकवा के निगाहों से देखा था, जबकि इसकी बातों को सुनते सानिया ने इसको खुफकी से देखा था। जान, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तुम्हें कैसे बताती? और ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की अहम खुशी तुमसे छुपाऊं? वो इससे सवाल कर रही थी जिस पर जान ने ना में सर हिलाया। मुझे भी कल भी अम्मा की ज़बानी पता चला था, और अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी अपिया ने तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। सानिया ने इसकी शिकवा करती नज़रों से हार मानते खुद को इसके सामने सरेंडर किया। मुझे अपनी अपिया पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगी और ना ही कभी कुछ मुझसे छुपाएंगी। इसके लहजे में अपनी बहन सानिया के लिए एक एतमाद एक मान था जो किसी भी बहन को अपनी बहन पर होता है, और आगे बढ़कर सानिया को अपने सीने से लगाया था। इनकी गाड़ी यूनी के मेन गेट से होती हुई पार्किंग एरिया में रुकी थी। वो दोनों अपने हैंडबैग्स को उठाए गाड़ी से निकल रही थी जब इनको देखते अबदार करजई ने इनकी तरफ आते अपना हाथ लहराया था, जिसको बड़ी सहूलत से सानिया इग्नोर करती अपने मतलूबा डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई थी। जबकि जानिया इसके इग्नोर किए जाने पर दिल ही दिल में खुश होती अपना लेक्चर लेने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई थी। वह डिपार्टमेंट की राहदारियों से गुजर रही थी जब कोई इसे पीछे से खींचकर इसके मुंह पर हाथ रखते हुए एक रूम में लेकर गया था। वो इसे लेकर एक रूम में आया था और इसको दीवार के साथ लगाते इसके मुंह पर से इसने हाथ हटाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे यानी अब्दार करजई को तुम नज़रअंदाज करोगी? वो इसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते तकरीबन चलाते हुए पूछ रहा था, अपने किए सवाल का जवाब मांग रहा था, जबकि बदले में वो सिर्फ इस सर फिरे को खामोश नज़रों से देख रही थी, गोया इसको जैसे इस सब तमाशे से कोई फर्क न पड़ रहा हो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? डैमिट, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो इसके मुसलसल खामोश रहने पर इसकी खामोशी पर चोट करते हुए बोला था। वो इसे बोलने पर उकसा रहा था। वो नहीं जानता था इसका बोलना इसके लिए कितना जहरीला साबित होगा। अगर जानता तो कभी भी इसको यूं बोलने के लिए उकसा न रहा होता। क्या बोलूं, क्या कहूं? हाँ, मुझे ये बताओ तुम कि मेरा दिल अब तुमसे भर गया है, ये बताऊं क्या तुम्हें? वॉट? तुम जानती हो कि तुम ये क्या कह रही हो? वो ना समझे के अंदाज से इसे सफसार कर रहा था, यूं जैसे इसकी बातों का मफहूम समझते हुए भी ना समझी का मुजाहिरा कर रहा हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि आइंदा तुम भी ये बात याद रखो। तो तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम ऐसी तो ना थी। कह दो, अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो महज एक मजाक था। वो इसके सवालों का जवाब देते इसको राख कर रही थी, और वह बेचारा इसका जवाब सुनता पल भर में राख हुआ भी था, लेकिन फिर अपने लहजे को नरम करते लड़खड़ाते हुए अंदाज में गोया हुआ था। ये
मत भूलो कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमने एक दूसरे के साथ जो खूबसूरत पल बताए, वो क्या थे? वो इसकी थोड़ी को अपने हाथ से जकड़ते हुए इससे अपने साथ बिताए लम्हों की याद दहानी करवा रहा था। क्या कहा मोहब्बत? वो सब झूठ था, एक धोखा, एक फ़रेब था। यूँ समझो जैसे मेरे लिए ये सब महज़ एक वक़्त गुज़ारी का सामान था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वो कतरा-कतरा ज़हर करके इसके कानों में अंडेल रही थी, वो इसके मासूम चेहरे को तासुफ़ से देख रहा था। इसे देखकर लगता नहीं था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घटिया और मकरूह चेहरा छुपा हुआ होगा। इस यूनि में सबसे बुरा लड़का मैं हूँ, सबसे फ्लर्टी जो आए दिन हर नई लड़की पर अपना दिल हार जाता था। लेकिन तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के साथ साथ मुझे पता नहीं चला कब मैंने अपना आप बदल दिया। मेरे इस दिल ने सिर्फ एक ही लड़की की ख्वाहिश की और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, एक वक्त गुजारी का सामान जिसके साथ तुमने अपना कुछ देर हसीन पल गुजारा और छोड़ दिया। वो अजियत की इंतहा से बोलता इस पर अपना आप वासिया कर रहा था। जो किसी के सामने नहीं झुकता था आज इस लड़की के सामने घुटने टेक रहा था, वो भी इस लड़की के सामने जो इसके दिल का खून कर चुकी थी। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मिट्टी के इन पुतलों के आगे झुकने से इसको दुनिया जहाँ की इज्जत मिल जाएगी वो सुरखरू हो जाएगा या फिर नवाज दिया जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज कुछ नहीं होता। बल्कि वो तो अपने ख्वाहिशात के हाथों इन मिट्टी के पुतलों के आगे ज़लील ख्वार होकर रह जाता है। फिर भी वो हासिल नहीं कर पाता जिनके हसूल के लिए वो इन पुतलों के सामने झुकता है। नवाजने वाली तो ज़ात सिर्फ मेरे रब पाक की है जो हमें अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए कभी रुस्वा नहीं करता और ना ही किसी के सामने होने देता है। तो हम लोग क्यों इस वाहिद ज़ात को छोड़कर किसी गैर के आगे झुकने पर मजबूर हैं? और सबसे बढ़कर वो जिसे चाहे मोहब्बत की इस मेराज से महरूम कर दे या फिर जिसे चाहे मोहब्बत की ये मेराज अता फरमाए। और इस वक्त अब्दार की भी यही सूरत हाल थी, जबकि होना वही है जो मेरे रब की मर्जी है। और बेशक मेरे रब का फैसला हर फैसले पर भारी है। इस अब्दार करजई के दिल में तुम्हें लेकर जज्बात सच्चे और खरे थे। तुम्हें दिल से अपनाना चाहा था, लेकिन तुमने क्या किया? वो अपने दिल के ऐन मुकाम पर अपनी उंगली रखता इस जालिम बनी खड़ी हुस्न की देवी को तासुब से खड़े देखते इससे बावर करवा रहा था जो इसके दिल और जज्बात को बुरी तरह से मजरूह किए जा रही थी। अब मैं जाऊं क्या? वो अपनी कलाई में पहनी घड़ी को देखते मसरूफियत भरे अंदाज में गोया हुई थी, यूं जैसे इसे मुकाबिल की बातों से कुछ लेना देना न था, जबकि इसके ये अंदाज मुकाबिल को गुस्सा दिला गए थे। और जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुनती जाओ। अगर तुम दुल्हन बनोगी तो सिर्फ मेरी बनोगी। अगर मेरे अलावा किसी और की दुल्हन बनने की कोशिश भी की तो तुम्हारे ना होने वाले इस दुल्हे को पहले आग लगाऊंगा और इसके बाद इसी आग में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। अब्दार करजई को कभी हल्के में लेने की कोशिश ना करना, क्योंकि अब्दार करजई जो कहता है करके दिखाता है। वो इसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त को बढ़ाता फनकारते हुए कह रहा था, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। वो इसकी गिरफ्त से अपना आप छड़वाते हुए फुनकारी थी। कुछ देर के लिए बोलने के काबिल नहीं रहा था कि दफातन एक आंसू इसकी बाएं आंख से लड़कर इसकी गाल पर आ गिरा था। वो यूनी का बदनाम जमाना लड़का था, आज इस बेवफा की बेवफाई पर आंसू बहा रहा था। इसके अदा किए लफ्जों ने इसे अब सही मानों में जीते जी मार डाला था। तुमने मेरे दिल का सुकून करार तबाह किया है। खुदा करे तुम्हारे दिल को भी कभी सुकून नसीब ना हो। तुम भी सुकून के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हें कभी ये मैसर नहीं होगा। फिर पूछूंगा तुमसे कि मोहब्बत में वक्त गुजारी के बहाने किसी के दिल को तोड़ने पर कैसा महसूस होता है। वो ये कहकर रुका नहीं था, बल्कि अपनी बाएं गाल पर गिरे आंसू को बेदर्दी से रगड़ता इस पर एक आखिरी निगाह डालते वहां से चला गया था। सानिया बेटा, आप अभी तक जाग रही हो? वो खिड़की के पास खड़ी थी जब इसके माँ बाप इसके रूम में आए थे। जी बाबा जानी, बस सोने ही वाली थी। आप दोनों इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? सानिया ने इनसे अपने कमरे में रात की इस पहर आ जाने पर हैरान होते खुशगवार लहजे में पूछा था। खैरियत ही खैरियत है बेटा जी, और क्या हम इस वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं आ सकते क्या? बाबा जानी, ऐसी बात नहीं है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। मुझ पर सबसे ज्यादा आपका ही तो हक है। इसने इनकी शिकवा करती निगाहों से नादम होते हुए आगे बढ़कर अपने मामा बाबा के हाथों को थामा था और इन दोनों की तरफ देखते हुए गोया हुई थी, बैठो इधर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आज जो कुछ भी हुआ हम इस हवाले से बात करने आए हैं। वो दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त मेहरान हमदानी हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है, तो आपको इस हवाले से कोई एतराज़ तो नहीं है?
वो तहमीद बांधते गोया हुए थे। सानिया बेटा, उन्होंने आपको अपने बेटे रमजान के लिए पसंद किया है तो आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं होगा। इनको समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बेटी से इस बारे में कैसे पूछें, क्योंकि एक बाप के लिए अपनी बेटी से इस मौजू पर बात करना मुश्किल अमर होता है। जबकि अपने शिरके हमसफ़र की परेशानी को समझते हुए मलिहा बेगम ने इनकी बात को मुकम्मल कर दिया था। जी बाबा, आप जैसा मुनासिब समझे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो जो परेशान हुए बैठे थे अपनी बेटी का जवाब सुनते एकदम से पुरसुकून हो गए थे। दरअसल उन्होंने अपनी बेटियों को प्यारा मोहब्बत से पाला था और वो इन पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सानिया से इसकी रजामंदी जानने आए थे। क्योंकि भी अम्मा की बातों को सुनकर सानिया इनको लेकर गलत राय ना कायम कर ले, वो इस बात से डर गए थे। इसके जवाब ने मलिहा बेगम और जुबैर खान दोनों को अंदर से सरशार कर दिया था। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश खुर्म और आबाद रखे। और ठीक है बच्चे, अब आप आराम करो, हम चलते हैं। वो इसके सर पर प्यार कहते इसे ढेरों दुआएं देते कमरे से बाहर चले गए थे। वो वहाँ खड़ी ये सोच रही थी कि इसके माँ बाप ने ये क्यों ना पूछा कि तुम्हें इस शादी से क्यों कोई एतराज़ नहीं है, जबकि इसके बरअक्स वो इनसे इस सवाल की तवक्को कर रही थी, क्योंकि इसके नज़दीक शादी में मोहब्बत को कौन देखता है। वो तो इस शादी के लिए भी इसलिए राज़ी हुई थी कि मेहरान हमदानी के कारोबार का सिक्का दूर दूर तक चलता था। इनका एक नाम था और रमज़ान हमदानी इनकी दौलत का अकेला वारिस था। तो रमज़ान से शादी की सूरत में जायदाद का आधा हिस्सा इसकी मलकियत में आ जाना था, जबकि इस मामले में अब्दाल करजई का लेवल 0 था, क्योंकि जितनी दौलत रमज़ान के पास थी इतनी अब्दाल करजई के पास नहीं थी। वो इससे मोहब्बत का दावा तो कर सकता था, लेकिन इसकी ख्वाहिशात के हसूल के लिए इस पर पूरा नहीं उतर सकता था, क्योंकि सानिया को दौलत की चाह थी। अगर मोहब्बत की होती तो जितनी दौलत इसके पास थी इसके लिए यही काफ़ी थी। वो इसके जाने के बाद ये सब याद करते तमस्कराना मुस्कुराते अपना लेक्चर लेने के लिए चली गई थी। मिस जानिया, रुको, रुक जाओ यार, क्यों दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहती हो। जानिया जो लेक्चर लेकर क्लासरूम से बाहर निकल रही थी, अपने पीछे से आती अपने नाम की पुकार पर इसने पीछे मुड़कर देखा था। क्यों, क्या हुआ, मुझसे कुछ काम था क्या। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की इसी की तरफ आ रही थी। इसके पीछे मुड़कर देखने पर वो लड़की भागकर इसकी तरफ आई थी। जब जानिया ने इससे सवाल किया था, वो इस लड़की के पुकारने पर बस यही अंदाजा लगा पाई थी कि शायद इस लड़की को इससे कोई काम वाम हो। थोड़ा सांस तो लेने दो, फिर बताती हूँ। आते ही सवालों की बौछार शुरू कर दी। वो लड़की एक हाथ से अपनी आंखों पर लगे बड़े से गोल गोल शीशों वाले चश्मे को अपनी नाक के ऐन थोड़ा ऊपर करती गोया हुई थी। वो मुझे ये कहना था कि तुम अपने नोट्स क्लास में छोड़ आई थी, बस यही वापस करने के लिए तुम्हें पीछे से पुकारे जा रही थी। पर मजाल है तुम्हें मेरी पुकार सुनाई दी हो। क्या कानों में रुई डालकर चल रही थी जो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। जबकि इसके अंदाज को देखते जानिया एकदम बका बका रह गई थी, क्योंकि ऐसे तेवर तो वो खुद दूसरों को दिखाती थी। आज ये छोटी सी लड़की इसको टोपी पहना रही थी। जी आपने क्या कहा। और वैसे भी मुझे आपकी आवाज़ जैसे ही सुनाई दी मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो था। और ये और बात है कि आपने मुझे किसी 5G के मोबाइल के सिग्नल समझकर पुकारा होगा, जो सिग्नल्स को देखते फ़ौरन चलना स्टार्ट कर दे। और बहरहाल इन नोट्स का मुझ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो तहे दिल से इसकी मशकूर थी, क्योंकि इन नोट्स को इसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अगर ये गुम हो जाते, ये इसको ना मिलते, तो इसका क्या होता। वो बस इससे क्या वो बस इस क्या तक ही सोच पाई थी। इसे आगे सोचना भी इसके लिए सुहाने रूह था। लेकिन इस लड़के को कड़ा जवाब देना भी नहीं भूली थी, जो थोड़े से वक्त में इसकी इतनी ज़्यादा इज्जत अफजाई कर चुकी थी। सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मेरा आज पहला ही दिन था, तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, ना ही अभी तक मेरा कोई दोस्त बना है। तो क्या आप मुझे यहाँ कैंटीन कहाँ है बता सकती हैं और मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी। वो इस लड़की से नोट्स लेकर आगे बढ़ने लगी थी जब इस लड़की ने इससे पूछा था, जबकि इसके बदलते लहजे को देखकर इसके लबों ने बेख्तियार मुस्कुराहट का अता किया था। श्योर, वाई नॉट, इट्स माई प्लेयर। मैं भी कैंटीन ही की तरफ जा रही थी, आप भी आइए। नहीं, बल्कि हम मिलकर कैंटीन करते हैं। जानिया इसे लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। वो ऐसी ही थी, बहुत जल्द दूसरों के साथ घुल मिल जाने वाली। इस लड़की से बातों बातों में इसे पता चला कि इसका नाम दिल नशीम है और किसी मसले की वजह से इसे यूनी में ताख़ीर से दाखिला मिला था। और इसी तरह बातों ही बातों में वो दोनों थोड़ी ही देर में एक दूसरे की गहरी दोस्तें बन गई थी।
آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی بڑھ کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔